छात्रा शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी शहला रशीद पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। शहला के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पैसे लेकर एजेंडा चलाती है। इसके साथ ही रशीद ने शहला की शादी के प्रस्ताव और उनकी राजनीति में पदार्पण को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। वहीं शहला के पिता ने दावा किया है कि उन्हें 3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया जा रहा था। अब्दुल रशीद का दावा है कि सारी फंडिंग विदेशी एजेंसी से हो रही है। शहला के पिता ने अपनी बेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहला अब तक कोई काम नहीं कर रही है, तब उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं पिता के आरोपों पर पलटवार करते हुए शहला रशीद ने कहा कि वो, उनकी मां और उनकी बहन ने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया हुआ है और उसी का बदला लेने के लिए उनके पिता उन पर आरोप लगा रहे हैं। कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। राजस्थान में कंटेनमेंट जोन में फिर लॉकडाउन लागू होने से पहले खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए निकल गए, जिससे बाजार में भीड़ बढ़ गई। जयपुर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि लोगों ने कोरोना के नियमों का ध्यान ही नहीं रखा। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा तो कुछ ने तय दूरी बनाए रखना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी नहीं होने से लोग असमंजस में दिखे। कैसे लागू होगा, कंटेनमेंट जोन कौन से होंगे, अभी तक कंटेनमेंट जोन का निर्धारण नहीं हुआ है। फिर से लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई। लॉकडाउन लगेगा, ये तो कल से गलत ही है। फिर बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती बरती जाएगी और जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। बीएसएफ का स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को मुंबई जाएंगे, जहां वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर बैठक करेंगे। यूपी में एमएलसी की 11 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला के पंजोखरा में किसानों ने काले झंडे दिखाए। इसके अलावा किसानों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और केरल की तरफ एक और चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है। आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क को बर्फबारी की वजह से अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने 50 लाख की ड्रग्स की खेप के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बिजनौर में 8 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाइक से जा रहे 3 लोगों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 108 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 3726 नए मामले सामने आए। बिहार के सिवान में झुग्गियों में लगी आग में एक आदमी घायल हो गया, जबकि इस आग में झुलसकर 7 पशुओं की मौत हो गई। राजस्थान के टोंक जिले में मोबाइल फोन की दुकान में आग लगने से हजारों के फोन जल गए। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। आज जम्मू के 10 जिलों की 18 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं कश्मीर घाटी के 10 जिलों के सभी 24 सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी बहुत है, लेकिन मतदान में दिक्कत ना हो इसलिए इस बर्फ को वहां से हटाया गया है। 19 दिसंबर को डीडीसी के 8वें यानी आखिरी चरण का मतदान होगा और 22 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। पहले किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर का समय दिया था, लेकिन ठंड और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज ही किसानों से बात होगी। पहले की बैठक में शामिल लोगों को आज भी सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। इस बीच सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। यहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान आज लगातार 6ठे दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान
किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। दिल्ली किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन के समय सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंघू बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंघू बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उसी बीच पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग किया था। इस बवाल के समय दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी थी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान संगठनों को रोकने के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। हालांकि पुलिस 3 दिन पहले ही शर्तों के साथ किसान संगठनों से जुड़े लोगों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत दे चुकी थी। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो लोग डटे हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तय की गई जगह पर प्रदर्शन नहीं करना चाहते। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान संगठनों के कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैरिकेड गिराकर वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और किसी तरह समझा बुझाकर लौटा दिया। इसके बाद एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से पुलिस ने सड़क पर सीमेंट के बड़े बड़े पिलर रख दिए ताकि बैरिकेड हटने के बाद भी प्रदर्शनकारी रास्ता पार न कर पाएं। इस बात से नाराज कुछ लोगों ने सड़क पर धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर चली नारेबाजी के बाद सभी लोग अपनी जगह पर लौट गए। 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सभी किसान संगठनों को दिल्ली के बुराड़ी इलाके के मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी थी, लेकिन कई संगठन अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। बुराड़ी नहीं जाएंगे, अस्थायी जेल में किसान नहीं जाएगा। पुलिस ने जानकारी दी कि प्रदर्शनकारियों के अलावा बाकी लोगों के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं ताकि किसी को भी परेशानी न हो। जेपी नड्डा ने दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। गुरु नानक जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे गए और मत्था टेका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके साथ यहां पर बीजेपी नेता आरपी सिंह, इसके अलावा सांसद मीनाक्षी लेखी व अन्य नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी 3 टीमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इन टीमों को आम लोगों को सरल भाषा में कोरोना वैक्सीन की जानकारी देने का भी सुझाव दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तान की वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। इसके बाद भारत की तरफ से उस इलाके में निगरानी और बढ़ा दी गई। पुणे ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे तीरंदाज कपिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि वो किसी दूसरे खिलाड़ी के संपर्क में नहीं आए थे क्योंकि कपिल छुट्टियों से लौटने के बाद क्वारंटीन किए गए थे और उनकी दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जांच करवाई गई थी। लालू यादव के कथित ऑडियो मामले में जेल प्रशासन ने रांची पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद जेडीयू आरजेडी पर हमलावर हो गई। जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि लालू यादव के पास मोबाइल रांची पुलिस की लापरवाही से पहुंचा था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के वक्त लालू यादव पर बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर लालच देने का आरोप लगा था और इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। मोबाइल उनके पास गया, उन्होंने फोन किया, अब साबित हो गया है। जेडीयू के इन आरोपों को आरजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया और पलटवार करते हुए इसे साजिश करार दिया। लालू प्रसाद जी ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। पिछले 8 दिनों से रोजाना राजधानी भोपाल में 300 से ज्यादा और इंदौर में बीते 24 घंटों में 500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भोपाल और इंदौर में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। भोपाल में तो कंटेनमेंट जोन को सील करने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से आई एक तस्वीर में प्रशासन के लोग एक हाउसिंग सोसाइटी को सील करते दिखाई दिए। इसके लिए वहां ट्रैक्टर पर लाद कर कई बैरिकेड लाए गए, जिनकी मदद से गेट को बंद कर दिया गया। लोगों के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर बैनर भी टांग दिए गए। एक बैनर पर कंटेनमेंट जोन तो दूसरे बैनर पर बड़े अक्षरों में ठहरिए लिखा नजर आया। और तो और लोगों को आने जाने से रोकने के लिए वहां पुलिस भी तैनात कर दी गई। केवल उन स्थानों पर नाइट कर्फ्यू लगाया है जहां पर संक्रमण बढ़ा। इसी तरह कंटेनमेंट जोन की तरफ जाने वाली एक सड़क को भी बंद कर दिया गया।
प्रशासन की तरफ से ये कदम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उठाए गए, जिसका असर होता नहीं दिखा, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ ही लोग मास्क लगाए दिखे, जबकि ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासियों के दिवाली मिलन समारोह के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रख दिया गया। नियमों की अनदेखी इलाके के सांसद की मौजूदगी में हुई, जहां लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर जश्न में डूबे दिखे। खुशी के इस मौके पर ये लोग कोरोना से बेखौफ होकर बैंड की धुन पर झूमते नजर आए। इनमें से किसी ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। इन सबके बीच इलाके के सांसद दुर्गादास उइके भी मौजूद थे। उन्होंने मास्क तो लगाया था, पर उसे चेहरे के नीचे खिसका लिया था। इस बीच लोग कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना भूल गए। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कितना जरूरी है। बच्चों से लेकर बड़े सभी सब कुछ भूलकर थिरकते दिखे। डांस का दौर खत्म होने के बाद लोगों ने सांसद को टीका लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस बीच भी जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में हाल ही में पेश हुए बजट के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विवादास्पद बताए जा रहे बजट को मंजूर करने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक सरकारी बस को रोककर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। लेकिन जब इतने से उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो उस पर लोहे के पाइप से हमला भी करने लगे। उन लोगों ने शहर की ऐतिहासिक इमारत नेशनल पैलेस के बाहर भी खूब बवाल मचाया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो सुरक्षा बल से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस बजट की भी खूब आलोचना की जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जाने वाले फंड में कटौती, जबकि सांसदों के भत्तों में इजाफा कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया जो हाथों में झंडे लेकर सुबह से ही नेशनल पैलेस के बाहर जमा हो गए। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। श्रीलंका की एक जेल में कोरोना फैलने की अफवाह के बाद दंगा भड़क उठा, जिसमें 8 कैदियों की मौत हो गई। बताया गया कि अफवाह के बाद कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कोलंबो की इस जेल में दंगा भड़क उठा। इस बीच वहां आगजनी भी की गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में जेल की इमारत से आग की तेज लपटें निकलती नजर आई। वहां से निकलने वाला धुआं दूर तक फैलता दिखा। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और जेल को घेर लिया गया। कई जवान भागकर अंदर की तरफ जाते दिखाई दिए। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी वहां भेजी गई। इस दंगे में 50 के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। अब रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय की चुस्की ले सकेंगे। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत करने का फैसला लिया। उन्होंने स्टेशनों पर बढ़ते कचरे की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया। फिलहाल 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। इसमें पर्यावरण को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 15 साल पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय दिए जाने की शुरुआत करवाई थी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में RT-PCR टेस्ट सस्ता हो गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कोरोना जांच की कीमत घटा दी। अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट 2400 के बजाय 800 रुपए में होगा। हाल में राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कई नेताओं को सांसद पद की शपथ दिलवाई गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचने वाले इन सांसदों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री और राजस्थान के सीएम समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वो कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे। कुछ दिन पहले गोपाल राय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीजेपी सांसद सौमित्र खान के दावे ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज कर दी। सौमित्र खान ने दावा किया कि 15 दिसंबर तक टीएमसी के ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़कर उनके पाले में आ जाएंगे और ममता बनर्जी के लिए सरकार बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 62 विधायक आने के लिए तैयार है। पार्टी ने सोच रहा है वो लोग आने से जीत पाएगा क्या नहीं पाएगा, इसलिए बात चल रहा है। टीएमसी ने इसे कोरी बयानबाजी बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। वो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर है तो वो दिखा दे कौन है। यूपी के संभल में गंगा मेले में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये मेला वहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रशासन की मंजूरी के बिना लगाया गया था।
लेकिन किसी बात पर दो गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया। फिर क्या था, दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। हमलावरों को जो मिला उन्होंने उसी की पिटाई शुरू कर दी। मेला घूमने आए कई लोगों पर भी लाठियां बरसाई गई। मेला किसी जंग के मैदान जैसा दिखाई देने लगा। अचानक हुए हंगामे से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच फायरिंग करने का भी दावा किया गया। काफी देर तक चले इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कृषि बिल पर मचे घमासान के बीच शिमला के सेब किसानों ने वहां खुले एक निजी केंद्र पर खरीदारी को फायदेमंद करार दिया। शहर में इस निजी केंद्र को करीब 10 साल पहले खोला गया था। किसानों का दावा है कि इसके खुलने के बाद उन्हें काफी फायदा पहुंचा है। इस निजी केंद्र के शहर में खुलने से किसानों का बाहर जाकर अपनी फसल बेचने का खर्च बच गया। उन्होंने ये भी बताया कि देश की दूसरी मंडियों में मोलभाव से होने वाली परेशानी से भी उन्हें छुटकारा मिला। अब वो इसी निजी केंद्र पर जाकर अपनी सेब की फसल को बेचकर अपना घर चलाते हैं। हम सेब सारा इनको दे रहे हैं, हमको बहुत सारा फायदा हुआ। पहले हम दिल्ली जाते थे और कहीं यहाँ भी आते थे, हमारा बर्बाद शोषण होता था वहाँ पे। झारखंड के धनबाद से एक दहशत से भर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ बेरोजगार पुलिस से भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब फैक्ट्री में नौकरी देने की मांग पर ये लोग वहां प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन फैक्ट्री वालों ने उनसे निपटने के लिए पुलिस बुला ली, जिससे प्रदर्शन में शामिल कुछ बेरोजगार भड़क गए और पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सामने आई एक तस्वीर में प्रशासन के कुछ लोग तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर घटना वाली जगह से भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव कर दिया, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सीमेंट की फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो फैक्ट्री के अंदर भी जमकर पत्थर फेंके। बताया गया कि इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। बताया गया कि बाइक सवार दो बदमाशों ने चेकिंग के समय पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस के जवाबी कार्रवाई करते ही बदमाश वहां से भाग निकले और गन्ने के खेत में छिप गए। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आसपास के पूरे इलाके को घेरकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए, इनको रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया, लेकिन ये रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायर करके वहां से भाग लिए। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे पुलिस वालों ने जल्द ही दबोच लिया। हालांकि इस बीच उसका साथी भाग निकलने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल भिजवाया गया। छानबीन के समय वहां से पिस्तौल भी बरामद की गई। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन हिंसक हो गए। नए कानून में फ्रांस की पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए, जिसका कई संगठन पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे हैं और अब उन संगठनों के प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। सबसे ज्यादा बवाल फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहुत देर तक झड़प चली। गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों पर जमकर आगजनी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस पर पटाखों से भी हमला किया। पेरिस के कुछ इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन हुआ और वहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला जलाकर लोगों ने अपना विरोध जताया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किए। इन हिंसक प्रदर्शनों में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया और कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पेरिस के अलग अलग इलाकों में सुबह से शुरू हुआ बवाल देर रात तक चलता रहा। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को काबू में करने में वहां की पुलिस के पसीने छूट गए। उर्मिला मातोंडकर सुबह शिवसेना में शामिल हो जाएंगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कि उर्मिला मातोंडकर सुबह शिवसेना में शामिल होंगी। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल शिवसेना उन्हें अपने कोटे से विधान परिषद भेज सकती है। उर्मिला मातोंडकर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें मुंबई उत्तर सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के गोपाल शेट्टी से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक आहे, चांगली गोष्ट। आमची महिला आघाडी मजबूत होईल त्यांच्यामुळे। उत्तराखंड सरकार ने बंद जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की संख्या घटा दी। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया, जिसके बाद अब धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और दूसरे समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। हालांकि खुली जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन वहां भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया गया है।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत उनकी पार्टी टीडीपी के 13 विधायकों पर विधानसभा में हंगामा करने का आरोप लगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी को एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया। ये मामला उस समय का है जब सदन में निवार तूफान से किसानों को हुए नुकसान पर चर्चा हो रही थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दीघा से एम्स पटना के बीच बने एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इसके जरिए ये फायदा होगा कि उत्तर बिहार से आने वाले लोगों को पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और वो सीधे एम्स और आसपास के इलाकों तक पहुंच सकेंगे। जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। गुरु नानक जयंती पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और हरदीप सिंह पुरी ने एक किताब लॉन्च की। इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का सिख समुदाय के साथ अटूट संबंध रखा गया है। इसमें करतारपुर साहिब और लंगर सेवा पर टैक्स से छूट समेत सरकार के ऐसे कई फैसलों का जिक्र है जिससे सिख समुदाय को फायदा पहुंचा। ये किताब हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में छापी गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। विज अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की जानकारी मिलते ही गांव के किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए किसानों ने विज की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से उनका आगे बढ़ना भी मुश्किल हो गया। गृह मंत्री अनिल विज का काफिला काफी देर तक वहीं फंसा रहा। इस बीच वहां मौजूद अधिकारियों ने किसानों को समझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि बाद में उनकी गाड़ी को किसी तरह वहां से निकाला गया। गृह मंत्री को जाते देख किसानों ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया और सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध दिया। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह ने ही सबको उकसाकर भेजा है। अनिल विज ने किसानों से गतिरोध खत्म करने और सरकार के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी अपील की। अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर जलालाबाद में 25 टन ड्रग्स की खेप को आग के हवाले किया गया। पुलिस को ड्रग्स की ये खेप कई जगहों पर छापेमारी के बाद बरामद हुई थी, जिसे उसने शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया। ड्रग्स के अलावा पुलिस ने शराब की कई बोतलों को भी आग के हवाले कर दिया। जिस जगह पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, वहां से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि ड्रग्स की तस्करी पर नकेल कसने के लिए वहां की पुलिस ने 570 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि इंदौर में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। यहाँ 90 रुपए 22 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल, 80 रुपए 29 पैसे में 1 लीटर डीजल मिल रहा है। राजधानी भोपाल और जबलपुर में पेट्रोल डीजल के दाम एक समान हैं। इन दोनों शहरों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 15 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 23 पैसे है। इसके बाद ग्वालियर में 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 2 पैसे में, 1 लीटर डीजल 80 रुपए 9 पैसे में मिल रहा है। दाम बढ़ने के पीछे की वजह राज्य में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स। पहले पेट्रोल पर 30% टैक्स लगता था, जिसे अब 39% कर दिया। अभी डीजल पर 27% टैक्स लगता है, जो पहले 20%। पेट्रोल बढ़ता जाएगा, परेशानी बढ़ती जाएगी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब परेशानी तो होती है, पेट्रोल भाव के, डीजल के कभी भी भाव बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ हुंकार भरी। वहां 11 विपक्षी पार्टियों का मोर्चा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए लगातार बड़ी रैलियां कर रहा है और इसी कड़ी में मुल्तान में इस गठबंधन की 5वीं रैली की गई। विपक्ष की इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की खराब हालत का ठीकरा इमरान पर फोड़ते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने की अपील की। अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। यही नहीं, इस रैली के साथ पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी का भी सियासी आगाज हो गया। वो पहली बार किसी मंच से लोगों से बात करती नजर आई। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। विपक्षी दलों की रैली में शामिल लोग अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराते दिखे। इनमें कई महिलाएं भी थी। कुछ महिलाएं तो एक गाड़ी की छत पर सवार दिखी, जिन्होंने वहां गो नियाजी गो के नारे लगाए। हालांकि रैली को देखते हुए मुल्तान को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने के जुर्म में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। बहरीन के साखिर में फॉर्मूला 1 रेस में हुए एक हादसे में 34 साल के एक खिलाड़ी की जान बाल बाल बच गई। रेस के दौरान उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई।
जिसके बाद उसकी कार बेकाबू होकर रेस ट्रैक के किनारे एक दीवार से टकरा गई और पलक झपकते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिसे देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। घटना के फौरन बाद बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने फटाफट आग बुझानी शुरू की। इस बीच भीषण लपटों से घिरी कार के अंदर से उसका ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि अस्पताल में उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस घटना के बाद रेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि करीब 1.5 घंटे बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया गया। मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और रेहड़ी पटरी वालों और ऑटो ड्राइवर समेत बस कंडक्टर और चौकीदारों का कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। यही वजह रही कि मुंबई महानगर पालिका ने इनका कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया। रेहड़ी पटरी और सब्जी वालों समेत ऑटो ड्राइवर, बस कंडक्टर और चौकीदारों पर कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये लोग रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की चेन लंबी हो सकती है और महामारी फैलने की रफ्तार तेज हो सकती है। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका ने इन लोगों का रैपिड टेस्ट करना शुरू कर दिया। सामान्य लोग जो है वो जिनके संपर्क में ज्यादा आते हैं, इनके ऊपर ये टेस्ट होगी, जिसकी वजह से जो सुपर स्प्रेडर बनने की मतलब ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। दिवाली के बाद मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया, जिसके बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया। यही नहीं, जिन लोगों का टेस्ट किया गया वो भी इसके पक्ष में नजर आए। कौन सा आदमी किसको छू ले, उसको बीमारी हो जाए, इस करके जांच करवाना बहुत जरूरी है। बीते कुछ दिनों में हुए कोरोना टेस्ट में मुंबई के 150 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।